हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स केयर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यानी आज की जो लेक्चर है उसके अंदर हम इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर फर्टिलाइजेशन एंड कॉपुलेशन का जो फिनोमिना है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अभी हम लोगों ने अपना कंप्लीट ऑनलाइन लाइव कोर्स स्टार्ट किया है, तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का मेन टॉपिक, जो कि है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इसके बारे में समझना है कि जो अर्थवॉर्म है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अर्थवॉर्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अर्थवॉर्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो समवट क्या है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड कैसा है, तो अभी हम लेक्चर को अभी जब आगे की तरफ मूव करेंगे, आगे की तरफ जब समझेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जो आपका अर्थवॉर्म है ये एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये कैसा है, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ये एक हर्माफ्रोडाइटिक ऑर्गेनिज्म है। हर्माफ्रोडाइटिक का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। यानी इसका मतलब क्या होगा, बोथ both male and female reproductive productive organs are present on a same body। यानी अगर एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, या इसी को हम मोनोशियस भी बोल सकते हैं। मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल और सीएस का मतलब क्या होता है, बॉडी का मतलब क्या होता है, बॉडी यानी सिंगल बॉडी। यानी सिंगल बॉडी के अंदर ही आपके दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपका अर्थवॉर्म है वो कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस होता है। यानी इसके सिंगल बॉडी के अंदर ही आपको दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिल जाते हैं। अब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बनता है। लेकिन यहाँ पर ये जो अर्थवॉर्म है, यहाँ पर आप देखोगे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता। ये आपस में एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहाँ पर आपको प्रोटोएंड्रस कंडीशन देखने को मिलता है। अब ये प्रोटोएंड्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। जनरली आपको ध्यान रखना है कि जब भी एग और जो स्पर्म है उसको फर्टिलाइज होना है तो उसको सेम टाइम पे ग्रोथ करना पड़ेगा, दोनों को सेम टाइम पे मेच्योर होना पड़ेगा। लेकिन अर्थवॉर्म के केस में क्या होता है कि ये जो अर्थवॉर्म है यहाँ पर जो मेल गैमीट है वो पहले मेच्योर हो जाता है। ठीक है, प्रोटोएंड्रस का मतलब क्या होता है, व्हेन मेल गैमीट मैच्योर फर्स्ट, मेल गैमीट मैच्योर फर्स्ट। तो जब आपका मेल गैमेट पहले मैच्योर होता है और फीमेल गैमेट मैच्योर हो ही नहीं रहा है उस टाइम पर, तो उस कंडीशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए आप देखेंगे कि जो आपका अर्थवॉर्म है इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होगा फिर क्या है, कॉपुलेशन का प्रोसेस होगा, ककून फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम अर्थवॉर्म के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको एक पेयर टेस्टिस, यानी यहाँ पर क्या है, दो पेयर टेस्टिस देखने को मिलेंगे। इस तरीके से दो पेयर टेस्टिस हो जाएगा। के अलावा आपको टेस्टिस सेक्स देखने को मिल जाएगा, सेमाइनल वेसिकल्स देखने को मिल जाएगा, वास डिफरेंशिया हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा, और एसेसरी ग्लैंड्स देखने को मिल जाएंगे।
तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं आपको क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सारे स्ट्रक्चर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, टेस्टिस देखने को मिल जाएगा, टेस्टिस सेक देखने को मिल जाएगा, सेमाइनल वेसाइकल हो जाएगा, वास डिफरेंशिया हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और एसेसरी ग्लैंड हो गया। ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो ये बेसिक चीज है जो आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल कर लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्टिस के बारे में, ठीक है। सो ध्यान से अगर इस डायग्राम को ध्यान दो तो इस डायग्राम में ये सेगमेंट है आपका 10 और ये जो सेगमेंट है 11। तो ये जो सेगमेंट 10 और 11 है, यहाँ पर आपको दो पेयर टेस्टिस के देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, छोटा छोटा सा पार्ट इस तरीके से। 10th और 11th सेगमेंट में क्या है, आपका दो पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, यानी हर एक सेगमेंट में एक पेयर टेस्टिस देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये जो टेस्टिस है, अगर आप इसकी पोजीशन की बात करें तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है अर्थवॉर्म का, उसके नीचे प्रेजेंट होगा और जो नर्व कॉर्ड है, इसके नर्व कॉर्ड के दोनों साइड में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड के दोनों इस तरीके से लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस कहाँ होगा, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे होगा, बिहाइंड द एलिमेंट्री कैनाल। और इसकी जो पोजीशन होगी कैसी होगी, वेंट्रोलेटरल पोजीशन होगी। इसकी कैसी पोजीशन होगी, वेंट्रोलेटरल पोजीशन होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये पोजीशन जो टर्म्स हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, थोड़ा समझना दिक्कत हो जाता है। तो वेंट्रोलेटरल का मतलब क्या है कि ये जो टेस्टिस है वेंट्रल साइड में होगा और लेटरल पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इस तरीके से 10th और 11th सेगमेंट में आपको दो पेयर क्या है, टेस्टिस देखने को मिलता है और हर सेगमेंट में एक पेयर आपको इजिली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ है, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे होगा और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के दोनों साइड प्रेजेंट होगा, यानी वेंट्रल नर्व कॉर्ड के लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा। सो इसका एक्चुअल जो पोजीशन है वो कैसा होगा, वेंट्रोलेटरल। वेंट्रोलेटरल का मतलब अर्थवॉर्म के वेंट्रल साइड में लेटरल पोजीशन में प्रेजेंट होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो टेस्टिस होता है वो दो पेयर होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, माइन्यूट होते हैं, व्हाइट कलर के होंगे और लोब्ड टेस्टिस होता है, यानी लोब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और ये कहाँ पर होंगे, 10th और 11th सेगमेंट पे होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। इनकी पोजीशन कैसी होगी, वेंट्रोलेटरली होगी, ये चीज आपको याद रखना है। और एलिमेंट्री कैनाल के नीचे होती है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा टेस्टिस के अंदर लगभग आपको 4 से 8 डिजिटी प्रोसेस देखने को मिल जाता है, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं। और यही स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, स्पर्मेटोजोआस का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अच्छे से याद रखनी है, कि जो टेस्टीज है, ये जो आपका जो टेस्टीज है अर्थवॉर्म का, वो आपको यंग वॉर्म्स के अंदर तो बहुत अच्छे से डेवलप हो दिखता है, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट की फॉर्म में होता है तो टेस्टिस क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो 10th और 11th सेगमेंट में आपको टेस्टिस देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में। टेस्टिस के बाद आ जाता है टेस्टिस सेक, ठीक है। तो ये जो टेस्टिस सेक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये भी एक सीलोम का पार्ट ही है, लेकिन ये सीलोम से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो आपका जो टेस्टिस सेक है, टेस्टिस सेक अगेन आपको क्या है, 10th और 11th सेगमेंट में ही देखने को मिलेगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो 10th और 11th सेगमेंट में होगा। और इसका जो एंटीरियर पार्ट है, ये जो टेस्टिस सेक का एंटीरियर पार्ट है, इसी से टेस्टिस आपका इधर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसी टेस्टिस सेक के अंदर आप देखोगे कि एक स्पर्मिडुकल कैनाल भी या स्पर्मिडुकल फनल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं मेरा अर्थवॉर्म है और ये इसका सेगमेंट नंबर, ऐसा मान के चलते हैं ये सेगमेंट नंबर 10 है और ये सेगमेंट नंबर 11 है। इसी सेगमेंट नंबर 10 और 11 में आपको इस तरीके से क्या है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको टेस्टिस सेक बोलेंगे। और इस टेस्टिस सेक के इस एंटीरियर एंड पे, इस तरीके से एंटीरियर एंड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टेस्टिस देखने को मिलेगा। और टेस्टिस के जस्ट नीचे एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम स्पर्मिडुकल फनल बोलते हैं, यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। और ये जो 11th सेगमेंट वाला जो टेस्टिस सेक होता है, ये जो थोड़ा सा बड़ा होता है, और इस बड़े होने की वजह से ये अपने साइड का जो सेमाइनल वेसाइकल है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो 11th सेगमेंट वाला टेस्टिस सेक है वो बड़ा होगा
ये थोड़ा बड़ा होगा और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, टेस्टिस तो प्रेजेंट होगा, उसके अलावा स्पर्मिडुकल फनल होगा और उसके अलावा आपको सेमाइनल वेसाइकल भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो 10 सेगमेंट वाला जो आपका टेस्टिस सेक है वो थोड़ा छोटा होता है। इसके अंदर सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एक तो टेस्टिस होगा और उसके अलावा स्पर्मिडुकल फनल देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पर भी आपको 2 पेयर टेस्टिस सेक देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको 10th और 11th जो सेगमेंट है अर्थवर्म का वहां पर देखने को मिलेगा। और ये भी इसकी पोजीशन भी कैसी होगी, वेंट्रोलेटरल पोजीशन होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये भी एलिमेंट्री कैनाल के नीचे ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल जैसे भी हमने टेस्टिस में पढ़ी है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि हर एक टेस्टिस सेक के अंदर आपको टेस्टिस देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा सीलिएटेड स्पर्मिडुकल फनल देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने देखा कि टेस्टिस होगा, उसके अलावा ये स्पर्मिडुकल फनल देखने को मिल जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो सेक है, ये जो आपका टेस्टिस सेक है वो पीछे की तरफ किससे कनेक्ट होता है, सेमाइनल वेसाइकल से कनेक्ट होता है और उसके अलावा दूसरे सेगमेंट से भी कनेक्ट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो 11 सेगमेंट का जो टेस्टिस सेक होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से 11 सेगमेंट के अंदर आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, सेमाइनल वेसाइकल, तो सेमाइनल वेसाइकल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर स्पर्मिडुकल कैनाल, एसडीसी लिख रहा हूं मैं इसको, फिर एक टेस्टिस, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 10 सेगमेंट में अगर बात करें तो 10 सेगमेंट में सिर्फ आपको स्पर्मिडुकल कैनाल, ठीक है, या स्पर्मिडुकल फनल बोल सकते हो इसको आप, उसके अलावा ये टेस्टिस देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल भी क्या है, बेसिकली आपका 2 पेयर स्ट्रक्चर होता है और ये कैसा है, लार्ज होगा, वाइड सेमाइनल वेसाइकल प्रेजेंट होगा। और ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका सेगमेंट 11 और सेगमेंट 12 में प्रेजेंट होगा। तो जो सेमाइनल वेसाइकल है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सेगमेंट नंबर 11 और सेगमेंट नंबर 12 में प्रेजेंट होगा। तो जो सेगमेंट नंबर 11 में जो सेमाइनल वेसाइकल है वो बेसिकली क्या है, उस सेगमेंट का जो टेस्टिस सेक है उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपका सेमाइनल वेसाइकल है, ठीक है। तो 11 सेगमेंट में जो आपका सेमाइनल वेसाइकल होता है वो टेस्टिस सेक के अंदर ही प्रेजेंट होगा, लेकिन जो 12 सेगमेंट में जो सेमाइनल वेसाइकल है वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि जो 11th, ये जो 10th सेगमेंट के अंदर आपका जो स्पर्मिडुकल फेनल है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट करता है, आपका 11 सेगमेंट से। और जो 11 सेगमेंट वाला जो स्पर्मिडुकल है वो किससे कनेक्ट करेगा, इस पर्टिकुलर 12 वाले से कनेक्ट करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द सेप्टल पाउच। सेमाइनल वेसाइकल को हम सेप्टल पाउच भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेप्टा का ही आउटग्रोथ है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो टेस्टिस सेक होता है 10 सेगमेंट का, 10 सेगमेंट का जो टेस्टिस सेक है, अगर ध्यान से देखो 10 सेगमेंट का जो टेस्टिस सेक है वो 11 सेगमेंट या जो 11th वाले पार्ट में जो सेमाइनल वेसाइकल है उससे कम्युनिकेट करता है। और जो 11 सेगमेंट वाला होगा, जो 11 सेगमेंट वाला ये आप देख रहे हो टेस्टिस सेक, वो किससे, 12th वाले जो आपका ये सेमाइनल वेसाइकल है इससे कम्युनिकेट करता है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो टेस्टिस सेक होता है 10 सेगमेंट का वो कम्युनिकेट करता है 11 सेगमेंट के सेमाइनल वेसाइकल से। और जो टेस्टिस सेक है 12 सेगमेंट का, वो सेमाइनल वेसाइकल कौन से सेगमेंट से कम्युनिकेट करेगा, 12 सेगमेंट से कम्युनिकेट करता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो सेमाइनल वेसाइकल है 11 सेगमेंट का, वो क्या है, उसी 11 सेगमेंट में जो प्रेजेंट टेस्टिस सेक है उसी के अंदर वो प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ये जस्ट हमने पीछे ही डिस्कस कर ली थी, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से याद हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, एक बार मैं इसको सम अप कर देता हूँ सो दैट कि आप इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। जनरली अभी मैंने बताया कि हमारे पास या ये जो अर्थवर्म है इसके पास दो दो बेसिकली क्या होते हैं, टेस्टिस सेक होते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्टिस सेक है वो आपका सेगमेंट 10 और सेगमेंट 11 में प्रेजेंट होता है। जो 10 सेगमेंट में जो टेस्टिस सेक होता है वो बेसिक सेक का मतलब होता है खाली स्पेस। तो जो टेस्टिस सेक है वो क्या होता है, आपका छोटा होता है। तो छोटा होने की वजह से इसके अंदर सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, टेस्टिस और स्पर्मिडुकल फनल। लेकिन जो 11 सेगमेंट वाला जो टेस्टिस सेक होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और उसके अंदर आपको 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, टेस्टिस, स्पर्मिडुकल फनल और उसके अलावा 11 सेगमेंट वाला जो सेमाइनल वेसाइकल है वो मिल जाएगा, ठीक है।
लेकिन जो 12 सेगमेंट वाला जो सेमाइनल वेसिकल है वो अलग होगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो 10 सेगमेंट का जो टेस्टिस सेक है वो क्या करेगा, 11 सेगमेंट वाले बेसिकली आपका सेमाइनल वेसिकल से कम्युनिकेट करेगा, और ये जो 12 सेगमेंट में आपका जो सेमाइनल वेसिकल है उससे कम्युनिकेट कौन करता है, 11 सेगमेंट में प्रेजेंट टेस्टिस से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो ये चीज जस्ट अभी तक हमने डिस्कस कर ली है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्पर्मिडुकल फनल की। अभी जो स्पर्मिडुकल फनल है बेसिकली क्या है, ये भी कैसा है आपका पेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, सिलिएटेड स्ट्रक्चर होगा, पेयर्ड और सिलिएटेड स्ट्रक्चर होगा, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो होगा लाइंग बिहाइंड द टेस्टिस, ये टेस्टिस के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, और ये डायरेक्टली क्या है, अगर हम बात करें तो वास डिफरेंशिया से कनेक्ट करता है या वास डिफरेंशिया के साथ ओपन होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, जो स्पर्मिडुकल फनल है वो बाद में जाके कहाँ ओपन होता है, आपके वास डिफरेंशिया से ओपन होता है या वास डिफरेंशिया के अंदर ओपन होता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। जैसे ये स्पर्मिडुकल है, ये आप देख रहे हो स्पर्मिडुकल, और डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रहा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो रहा है, और इसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंशिया बोलते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है, कोई डाउट बन रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया क्या है, ये एक सिलिंड्रिकल सिलिएटेड ट्रैकलाइट स्पर्म डक्ट होता है जिसको हम वास डिफरेंशिया बोलते हैं, और डायरेक्टली क्या है कि जो स्पर्मिडुकल फनल है उससे आगे की तरफ ये बढ़ता है, चीज आपको याद रखना है। तो स्पर्मिडुकल फनल से ये स्टार्ट होने के बाद फिर कहाँ तक जाता है, ऑलमोस्ट अराउंड 18 सेगमेंट तक जाता है, और वहां पर ये प्रोस्टेटिक डक्ट से जाके ज्वाइन हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होके ये क्या है, 18 सेगमेंट में जो आपका प्रोस्टेटिक डक्ट है उससे जाके ज्वाइंट हो जाता है, और एक कॉमन बेसिकली डक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली 16 और 17 सेगमेंट से स्टार्ट हो जाता है, और लगभग 20 से 21 सेगमेंट तक ये चला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है बेसिकली इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड में एक होता है ग्लैंडुलर पार्ट। प्रोस्टेटिक ग्लैंड का क्या होता है, एक तो हो जाता है आपका ग्लैंडुलर पार्ट, और एक हो जाता है आपका नॉन ग्लैंडुलर पार्ट। नॉन ग्लैंडुलर पार्ट, तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है इसके अंदर आपको दो पार्ट्स देखने को मिल जाता है, एक ग्लैंडुलर पार्ट और एक नॉन ग्लैंडुलर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट बेसिकली अगर हम बात करें तो रेसिमोस ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं, रेसिमोस ग्लैंड। अब इसका क्या फंक्शन होता है ये अभी तक ऐसा उतना ज़्यादा पता नहीं है, चीज़ आपको याद रखना है। और ये जो नॉन ग्लैंडुलर है यहाँ पे बहुत सारे आपको लोब्स देखने को मिलते हैं, और ये लोब्स आपस में मिल के एक डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये डक्ट बेसिकली क्या है 18 सेगमेंट में ओपन होता है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जनरली क्या है 16 या 17 सेगमेंट से स्टार्ट होकर लगभग 20 से 21 सेगमेंट तक जाएगा। ये डायग्राम आप ध्यान से देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर एक ग्लैंड के अंदर एक लार्ज ग्लैंडुलर पार्ट होता है जिसको रेसिमोस ग्लैंड बोलते हैं, और एक छोटा सा नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जो नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है वो 18 सेगमेंट में शॉर्ट थिक मस्कुलर कर्व्ड प्रोस्टेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा जो वास डिफरेंशिया है जिसको स्पर्मेटिक या जो ये वास डिफरेंशिया है उसको हम स्पर्मेटिक डक्ट बोल सकते हैं, और यहाँ से प्रोस्टेटिक डक्ट आपस में मिलके एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन कर देता है, और ये जो कॉमन डक्ट है ये बाहर की तरफ मेल जेनाइटल पोर में ओपन होता है। तो ये ध्यान से देखेंगे, ये डक्ट और यहाँ से आने वाला ये डक्ट, ये दोनों आपस में फ्यूज होकर बाहर की तरफ खुलते हैं 18 सेगमेंट के अंदर, जिसको हम मेल जेनाइटल पोर बोलते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड। तो अगर हम एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो पेयर एसेसरी ग्लैंड देखने को मिलता है जो कि 17 और 19 सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से ये 17 सेगमेंट में ये और 19 सेगमेंट में ये वाला, तो ये दो पेयर क्या है आपको एसेसरी ग्लैंड देखने को मिल जाते हैं। और ये जो एसेसरी ग्लैंड है बेसिकली ऐसे सिक्रीशंस करते हैं जो जेनाइटल पेपिला है उसके थ्रू ओपन होंगे, और वहां से कुछ ये ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जब बेसिकली जो अर्थवॉर्म है उसको कॉपुलेशन करना होता है, जब वो एक दूसरे के मतलब करीब आते हैं तो उस समय ये इसको जुड़ने में हेल्प करता है, उसको यूनाइट करने में ये हेल्प करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, जो स्पर्मेटो जो मैच्योर हो जाता है विद इन सेमाइनल वेसिकल आफ्टर डेवलपिंग इनटू द स्पर्म मदर सेल्स इन द टेस्टिस सेक। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि ये बेसिकली पूरी तरीके से किस तरीके से पूरा का पूरा स्पर्म का मूवमेंट होता है उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, टेस्टिस से स्पर्म बनेगा, स्पर्म टेस्टिस से रिलीज होने के बाद आपका कहाँ आ जाता है, टेस्टिस सेक में आ जाता है, ठीक है। टेस्टिस सेक के बाद वो कहाँ चला जाएगा, सेमाइनल वेसाइकल के अंदर जाएगा, जहाँ पर सेमाइनल वेसाइकल के अंदर वो मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद तो जनरली अगर हम बात करें तो सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस से फिर ये कहाँ जाएगा आपका, ये जो डक्ट है आपका, ये बोल सकते हो टेस्टिस सेक, टेस्टिस सेक, टेस्टिस सेक के बाद सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल में ये जो स्पर्म है मैच्योर होगा, स्पर्मेटोजोआ मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद ये फिर से टेस्टिस सेक में आएगा, टेस्टिस सेक के बाद फिर अब जाएगा स्पर्मिडुकल कैनाल, स्पर्मिडुकल फनल बोल सकते हो, स्पर्मिडुकल फनल, स्पर्मिडुकल फनल के बाद अब क्या जाएगा, वास डिफरेंशिया, क्या वास डिफरेंशिया के बाद ये फिर आ जाएगा कॉमन जो स्पर्मेटिक डक्ट है, कॉमन स्पर्मेटिक, स्पर्मेटिक डक्ट। और कॉमन स्पर्मेटिक डक्ट के बाद क्या है कि जो मेल जेनाइटल पोर है, मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर की मदद से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद जो दूसरा अर्थवॉर्म होगा उसके स्पर्म थीका में जाके, स्पर्माथीका में जाके ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो स्पर्म का पाथवे होता है वो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, आपको एक पेयर ओवरीज देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से ओवरी, और ओवरी क्या है, इस तरीके से डिजिटिव फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पर ये फिंगर लेग प्रोजेक्शंस की फॉर्म में रहता है। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर जो बहुत सारे आपको ओवरीज या ओवा देखने को मिलते हैं जो अलग अलग डेवलपमेंटल फेज में होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो है 13 सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। जो 13 सेगमेंट है, 13 सेगमेंट के अंदर आपको ओवरी देखने को मिलता है, और ये पीछे की तरफ जाके सेप्टम में खुलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। सेप्टम के जस्ट नीचे आपको देखोगे, सेप्टम के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होगा कि ओविडकल फनल होगा, जैसे उसमें स्पर्मिडकल था, यहाँ पर क्या होगा, ओविडकल। ओविडकल फनल बाद में जाके क्या होगा, क्योंकि दो ओवरीज हैं तो दो ओविडक्ट निकलेंगे, वो ओविडक्ट आपस में मिलके एक कॉमन ओविडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर ये जो ओविडक्ट है बाहर में जाके खुलते हैं। ये आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने मेंशन कर रखा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके अंदर आपको ओवरीज देखने को मिल जाता है, ओविडक्ट हो जाएगा, ओविडक्कल फनल होगा, स्पर्म थीका होगा, ये सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम ओवरीज की बात करें तो कैसा होता है, स्मॉल वाइट कलर का होगा ओवरी, जो कि 13 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, जस्ट अभी हमने देख ही लिया। इसके अलावा जो इसका पोस्टीरियर फेस है, ओवरी का पोस्टीरियर फेस है, वो क्या होगा कि सेप्टम में ओपन होगा, और ये लगभग 12-13 जो सेगमेंट है उसके अंदर ओपन होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ओवरी है वो वाइट कॉम्पैक्ट मास का बना होता है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में इस तरीके से बाहर निकल रहे रहते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे ओवा अरेंज होते हैं जो कि डिफरेंट या वेरियस डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, यानी कुछ पूरी तरीके से डेवलप हो चुके होंगे, कुछ डेवलप हो रहे होंगे, कुछ ने स्टार्ट किया होगा, इस तरीके से अलग अलग डेवलपमेंटल फेज में होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं ओविडक्कल फनल। ओवरीज के जस्ट नीचे क्या होता है आपका एक सॉशर शेप, अगर हम बात करें तो ओविडक्कल फनल होता है, जो कि फोल्डेड और सीलिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जस्ट ओवरी से निकल के 13th वाले सेगमेंट में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये जो ओविडक्कल फनल है वो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, ओविडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो हर एक ओविडक्कल फनल क्या है, पीछे की तरफ क्या करेगा कि शॉर्ट कॉनिकल सीलेटेड ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ओविडक्ट है पीछे की तरफ चलता जाएगा, यानी रन करेगा, और लगभग 13-14 सेगमेंट के अंदर ये जाके आपस में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ओवरीज हैं तो दो ओविडक्ट निकलेंगे, इस तरीके से दो ओविडक्ट निकलेंगे, और ये लगभग क्या है 13 और 14 सेगमेंट में जाके इस तरीके से आपस में मिल जाते हैं, और आपस में मिलने के बाद एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो भी एक छोटा सा कॉमन डक्ट होता है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, वो भी ओविडक्ट होगा लेकिन कॉमन ओविडक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये जो कॉमन ओविडक्ट है ये बेसिकली बाहर की तरफ ओपन होगा, और उस कहाँ की तरफ ओपन होगा, बाहर की तरफ ओपन होगा, किसके थ्रू, फीमेल जेनाइटल अपर्चर के थ्रू ओपन होगा, और ये आपका 14 सेगमेंट में ये अपर्चर प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका की बात करें तो इस तरीके का आपको ये एक पीयर शेप स्ट्रक्चर या फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एम्पुला। ठीक है, एम्पुला का मतलब होता है खाली स्पेस, जहां पर अलग जितने भी जो अर्थवर्म है वो अपना जो भी स्पर्म है वो उस स्पर्म को यहाँ पर स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम फेरिटीमा की बात करें तो फेरिटीमा के अंदर जो डाइवर्टिकुलम है, इस डाइवर्टिकुलम के अंदर स्पर्म स्टोर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। पेरिटीमा पोस्टुमा को छोड़ने के अलावा जो बाकी जो दूसरे अर्थवर्म है वो एम्पुला के अंदर स्पर्म स्टोर करते हैं, लेकिन जो फेरिटीमा है, फेरिटीमा क्या करेगा, इस डाइवर्टिकुलम के अंदर स्टोर करता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके से, तो 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8, 9 में यानी आप बोल सकते हो कि 4 पेयर आपको स्पर्म थीका देखने को मिलता है, जिसको हम रेसेप्टिकुला सेमाइनल बोलते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। और ये लगभग आपका 6, 7, 8, 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, और एक बेसिकली ब्रॉड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर एक खाली स्पेस प्रेजेंट होगा जिसको हम एम्पुला बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, शॉर्ट टर्म में स्पर्म स्टोर किया जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि फेरिटीमा जो स्पर्मेटोजोआ है उसको डाइवर्टिकुला में स्टोर करता है, लेकिन बाकी जो दूसरे अर्थवर्म है उसको एम्पुला में स्टोर करता है। ठीक है, अब जैसे ही मैच्योर ओवा रिलीज होता है ओवरी से, उसी दौरान क्या होगा कि ककून का फॉर्मेशन होता है, और उसी समय क्या है, इस डाइवर्टिकुला से स्पर्म भी रिलीज होगा और फिर वो जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।